यूपी बिहार की सड़कों पर अगर आप चलें तो ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी हुई दिख जाती होगी। लाइन सटला तो गईला बेटा। जाहिर सी बात है कि ये चेतावनी होती है कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ये लाइन कई जगहों पर लागू होती है, मसलन बिजली के खंभे, ताज़ा पेंट की हुई दीवार और बीसीसीआई। बीसीसीआई क्यों? आंकड़े कह ले या फिर बस एक सुपरस्टिशन। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां जब बीसीसीआई से जुड़ी और इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनी, ठीक उसी वक्त से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। ऐसा एक दो के साथ नहीं, बल्कि आधा दर्जन बड़ी कंपनियों के साथ हुआ। अब कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, कैसे और कब इन्होंने बीसीसीआई के साथ अपना सफर शुरू किया, कैसे और कब इनके साथ मुसीबतें शुरू हुई, कोई भी कंपनी कैसे इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनती है, कितने पैसे लगते हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। स्पॉन्सर बनकर दिक्कतों में आने वाली कंपनियां कौन सी हैं, ये जानने से पहले समझ लीजिए कि बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप मिलती कैसे है। स्पॉन्सरशिप कह लें या पार्टनरशिप कहें, बीसीसीआई से खास तौर पर 4 तरह से कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है टीम स्पॉन्सरशिप या लीड स्पॉन्सरशिप। जर्सी पर जब आप किसी कंपनी का नाम देखते हैं तो इससे यह पता चलता है कि वो कंपनी टीम की लीड स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर देकर घाटा झेलने वाली जिन कंपनियों की बात हम कर रहे हैं वो भी भारतीय टीम के लिए लीड स्पॉन्सर ही रही है। ये लीड स्पॉन्सरशिप भी मेन जर्सी स्पॉन्सर, लेफ्ट स्लीव स्पॉन्सर और किट स्पॉन्सर में बटे होते हैं। इसके अलावा इनसे होने वाली अगर हम कमाई की बात करें तो बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए स्पॉन्सरशिप को 358 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 को दिया। ये हाल फिलहाल की बात है जो कि जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए तय हुई। वहीं अगर हम किट की बात करें तो 5 सालों के लिए एडिडास 350 करोड़ रुपए देकर इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर है। यह भी वर्तमान की बात है। दूसरा है स्पॉन्सरशिप की कड़ी में आने वाला अगला, जिसे कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। मतलब कि किसी टूर्नामेंट या लीग को कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो, ऐसे में उस टूर्नामेंट को ब्रांड के नाम के साथ लिया जाएगा। जैसे हाल फिलहाल अभी मैचेस जो चल रहे हैं वो आईडीएफसी फर्स्ट चला रहा है। इसके अलावा हीरो कप और पेटीएम सीरीज जैसे नाम भी आपने सुने होंगे। आईपीएल में भी आपने टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल जैसा भी देखा होगा। ये सारी कंपनियां जिनका नाम टूर्नामेंट से पहले लिया गया वो सब इनकी टाइटल स्पॉन्सर होती हैं। आंकड़े बताते चले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 56 मैचों के लिए बीसीसीआई से टाइटल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके लिए बैंक ने 235.2 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए। मतलब एक मैच का हुआ 4.2 करोड़। आईपीएल की बात करें तो टाटा ने 2024 से 2028 तक के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पाने के लिए बीसीसीआई को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हां, 2500 करोड़ रुपए, जो किसी भी क्रिकेट लीग में टाइटल स्पॉन्सरशिप में दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। अगला है ऑफिशियल पार्टनरशिप। बीसीसीआई से कुछ ब्रांड ऑफिशियल पार्टनरशिप के तौर पर भी जुड़ते हैं। ये क्रिकेट इवेंट्स में अपनी ब्रांडिंग दिखाते हैं, जैसे कैंपा और एटमबर्ग जो कि एक होम अप्लायंसेस कंपनी है। रिपोर्ट्स बताती है कि इन दोनों ने ही 2024 और 2026 के बीच होने वाले 48 मैचों के लिए पार्टनरशिप किया और इसके लिए बीसीसीआई को 98.8 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि किसी क्रिकेट मैच या टूर्नामेंट को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार किसी मीडिया कंपनी को बेच देना, इसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। बीसीसीआई की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स से ही आता है। जब भी भारतीय क्रिकेट के मैचेस होते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलती है, तो उनके टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार यानी राइट्स कंपनियों को बेचे जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स 18 जो है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है अभी के लिए, जियो सिनेमा जो है वो डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है अभी के लिए। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार जैसी कंपनियां भी हैं जो इन्हें ब्रॉडकास्ट करती हैं। अब कमाई कितनी होती है, बस एक उदाहरण आपको देते हैं। मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, नाम है वायाकॉम 18। इसने 2023 से 2028 तक होने वाले मैचों के लिए 5,963 करोड़ रुपए में डिजिटल और टेलीविजन के मीडिया राइट्स खरीदे हैं और ये राइट्स बस भारत में होने वाले 88 इंटरनेशनल मैचेस के लिए हैं। एवरेज निकाले तो एक मैच का बनता है करीब 68 करोड़ रुपए। आप जो जियो सिनेमा पर फ्री में मैचों का मौज लेते हैं, याद रखिए उसे दिखाने के लिए कंपनी ने करीब 6,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। आईपीएल का भी एक उदाहरण देख लीजिए। इसी वायाकॉम 18 ने 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के
डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए 23,758 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाए हैं और ये रकम बस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए है। टीवी राइट्स के लिए डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए दिए, वो अलग। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चलते हैं कि आज के दौर में जो बीसीसीआई इन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने के लिए लेती है, वही बीसीसीआई 1990 के शुरुआती सालों में दूरदर्शन को मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए पैसे देती थी, वो भी 5 लाख रुपए हर मैच के। लेकिन आज बीसीसीआई इन्हीं चीजों के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेती है। मतलब पहले वो पैसे देती थी, अब ले रही है, और वो भी भारी भरकम। खैर, इन स्पॉन्सर से अलग बीसीसीआई को एड्स और टिकट्स के जरिए भी पैसे मिलते हैं। इन सब से आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई को अलग अलग कंपनियों से और अलग अलग तरीके से कितने पैसे मिलते हैं। इन्हीं पैसों से बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गई। लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1980 के दशक की बात है। बीसीसीआई आज के जैसे अमीर नहीं बल्कि बेहद लो फाइनेंशियल स्टेटस वाला एक बोर्ड थी। ना इसके पास इतने पैसे थे, ना ही क्रिकेट टीम के लिए कोई बड़ा स्पॉन्सर था। परंपरागत तौर पर आजादी से पहले राजा महाराजा और बड़े घराने ही टीम के खर्चों को उठाते थे। लेकिन 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से ही क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का ग्राफ देश में तेजी से ऊपर गया। इसी समय बीसीसीआई ने व्यावसायिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने की एक पॉलिसी बनाई। नतीजन टीम को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियों की चहलकदमी बीसीसीआई के दरवाजे तक होने लगी। वर्ल्ड कप जीतने के 4 साल के बाद यानी 1987 में बीसीसीआई को पहला बड़ा स्पॉन्सर मिला। स्पॉन्सर का नाम था वाडीलाल, वही आइसक्रीम वाली वाडीलाल। हालांकि ये स्पॉन्सरशिप आज के जैसे जर्सी वर्सी वाली नहीं थी, लेकिन मामूली सी ही थी। पर बीसीसीआई को पहला बड़ा स्पॉन्सर मिला साल 1993 में। एक ब्रिटिश कंपनी है, नाम है आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, जिसे बाद में इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जाना गया। इसी कंपनी की एक ब्रांड है, नाम है विल्स। शुरुआत में इस नाम से सिगरेट आती थी, लेकिन आगे चलकर यह नाम एक क्लोथिंग ब्रांड के तौर पर भी उभरा। यही विल्स इंडियन क्रिकेट टीम का पहला बड़ा स्पॉन्सर था, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर था। यह स्पॉन्सरशिप 1993 से 1999 तक के लिए तय हुई थी। पैसे तय हुए 45 करोड़ रुपए पूरे साल के, 7 साल के, मतलब लगभग 6.25 करोड़ रुपए हर साल के। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया, उसमें भी भारतीय टीम की जर्सी पर विल्स की ही ब्रांडिंग देखी गई थी। 1999 के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को 2002 तक के लिए बढ़ाया भी गया। तब दाम तय हुआ 35 लाख रुपए हर टेस्ट मैच के और 30 लाख रुपए हर वनडे इंटरनेशनल के। लेकिन नई सदी का भारतीय बाजार और तंबाकू को लेकर भारतीय कानून ने विल्स की राह को खराब कर दिया। दरअसल साल 2002 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने एक कानून पेश किया। नाम था सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, यानी COTPA 2003। 2003 में इस कानून के तहत टोबैको एडवर्टाइजिंग और उनके स्पॉन्सरशिप पर पाबंदियां लगाई गई। सरोगेट एडवर्टाइजिंग पर भी बंदिशें लगाई गई। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, एक ब्रांड जिसे किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाता हो, जिस पर अमूमन प्रचार की पाबंदी हो, उसी नाम से कोई दूसरे प्रोडक्ट का प्रचार करना। उदाहरण के तौर पर किंगफिशर नाम से आप बियर समझते हैं, लेकिन बियर का प्रचार नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए क्या किया? किंगफिशर ने एक सोडा निकाला और पानी भी निकाले। इसके साथ ही साथ इसी नाम से एयरलाइन भी शुरू की, तो हो गया किंगफिशर का प्रचार, भले प्रोडक्ट अलग हो। लेकिन आप इस नाम से समझ जाते हैं कि आप किस चीज के बारे में आपकी दिलचस्पी या फिर किस चीज के बारे में आपको प्रचार दिखाया जा रहा है। खैर, इन पाबंदियों की वजह से विल्स का सिगरेट प्रमोट कर पाना मुश्किल हो गया। इसकी वजह से भारत में विल्स का बाजार गिरने लगा। इन वजहों से विल्स को मिलने वाली स्पॉन्सरशिप को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि इससे बीसीसीआई की छवि पर सवाल उठने लगे थे। और इसके बाद आया सहारा इंडिया परिवार। इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर के तौर पर अगर कोई ब्रांड, कोई कंपनी सबसे ज्यादा समय तक रही तो वो थी सहारा। 2002 से लेकर 2013 तक सहारा इंडियन क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर रही। ब्रांडिंग चाहे जर्सी के फ्रंट पर हो या फिर लेफ्ट स्लीव पर, दोनों ही जगहों पर सहारा ने भारी भरकम फॉन्ट में अपनी ब्रांडिंग कर रखी थी। टीम की जर्सी पर आने से पहले सहारा 2001 से ही बीसीसीआई की टाइटल स्पॉन्सर भी बनी।
लीड और टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा 2010 में सहारा ने पुणे वॉरियर्स नाम से आईपीएल में अपनी टीम भी खड़ी की थी। हालांकि 2012 के आईपीएल ऑक्शन से पहले ही इस टीम को खत्म भी कर दिया गया। कहने का मतलब कि सहारा ने बीसीसीआई की काफी मोटी कमाई कराई। इससे सहारा को भी अपने शुरुआती दौर में ब्रांडिंग और प्रमोशन का अच्छा मौका मिला था, जिसके बलबूते सहारा ने देश भर में अपना व्यापार अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाया। लेकिन आईपीएल में टीम लॉन्च करने के बाद से ही सहारा और बीसीसीआई के बीच अनबन शुरू हो गई। पूरा मामला स्पॉन्सरशिप के पेमेंट और सेबी के साथ चल रही सहारा की लीगल बैटल के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसकी वजह से सहारा को आगे चलकर कई तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 2014 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब सुब्रतो रॉय की बात हो रही है। गिरफ्तारी के बाद इसी साल यानी 2014 में ही सहारा के हाथ से बीसीसीआई के स्पॉन्सर का टैग भी निकल गया। हालांकि इस साल भी 11 सालों तक स्पॉन्सर करने वाली सहारा ने बीसीसीआई की बोली में हिस्सा लिया। हर बायलैटरल मैच के लिए 2 करोड़ 3 लाख रुपए और हर आईसीसी के स्पॉन्सर्ड मैच के लिए 91 लाख रुपए की सबसे ज्यादा बोली भी लगाई। लेकिन बीसीसीआई ने टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर सहारा के इस बिड यानी नीलामी को डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरी नीलामी से। अब सहारा के बाद स्टार इंडिया ने बीसीसीआई के साथ लीड स्पॉन्सर का कॉन्ट्रैक्ट किया। यह कॉन्ट्रैक्ट 2014 से 2017 तक चला। हालांकि स्टार के साथ कुछ ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन विवाद जरूर हुआ, क्योंकि एक वक्त पर स्टार इंडिया टीम के जर्सी का लीड स्पॉन्सर भी रहा और साथ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी उसी के पास थे, जिसे लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा हुई और 3 साल के जर्सी स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्टार ने इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया। अब स्टार ने 3 साल तो पूरे किए और उसके पूरे बिजनेस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं दिखा। तब बीसीसीआई से जुड़ा ये सुपरस्टिशन भी खत्म हुआ। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। मसलन स्टार इंडिया के बाद जो ब्रांड बीसीसीआई का लीड स्पॉन्सर बने, उनके साथ भी वही हुआ जो विल्स और सहारा के साथ हुआ था। दरअसल 2017 में जब स्टार इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और बीसीसीआई ने जर्सी के स्पॉन्सर की बोली लगाई, तब मिनिमम रिजर्व प्राइस रखा गया था 538 करोड़ रुपए। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो ने 738 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसे बीट करते हुए ओप्पो मोबाइल्स ने 1079 यानी 1079 करोड़ रुपए की बोली लगाई और तो और 5 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप को अपने नाम भी कर लिया। अब यहां आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये बोली तो आज के हिसाब से काफी ज्यादा है, तो यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि किसी सेशन में कितने मैच खेले जाएंगे, कितने बायलैटरल मैच होंगे, कितने आईसीसी स्पॉन्सरशिप वाले टूर्नामेंट्स होंगे या मैचेस होंगे, इनके साथ ही साथ जर्सी पर और कितने ऐड होंगे, कितने स्पॉन्सर्स को जगह दी जाएगी। इन सारी बातों से लीड स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होता है। इसी आधार पर बीसीसीआई एक बेस प्राइस भी तय करता है, जिसके बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के नाम कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया जाता है। खैर, ओप्पो ने ऑल टाइम हाई प्राइस पर बोली लगाकर स्पॉन्सरशिप तो ले ली, लेकिन इसके बाद इसके लिए समस्याएं भी शुरू हुई। नतीजन साल 2022 तक की स्पॉन्सरशिप को बीच में ही तोड़ना पड़ा। ओप्पो ने ऐसा करने का कारण बताया कि इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न काफी कम मिल रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा लाभ कम। अब यहां आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ओप्पो ने बीसीसीआई को पहले इतने सारे पैसे दिए होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो पैसे वापस मांगे होंगे। ऐसा नहीं होता है। दरअसल पैसे हर मैच के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे ओप्पो ने करार किया था कि वो 2017 से 2022 के बीच हर बायलैटरल मैच के लिए 4 करोड़ 61 लाख रुपए देगा, तो वहीं आईसीसी स्पॉन्सर टूर्नामेंट्स के हर मैच के लिए 1 करोड़ 51 लाख देगा। इस हिसाब से 5 सालों में 14 होम सीरीज मैचेस और 20 ओवरसीज सीरीज मैचेस के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के लिए पैसे तय किए गए थे। मतलब जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे वैसे वैसे पैसे देते रहेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल बाद ही 2019 में ओप्पो ने सस्टेनेबिलिटी का हवाला देते हुए खुद को इस डील से आउट कर लिया। ओप्पो ने तो यही कहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लेकर कई बातें कही गई। लिखा गया कि टैक्स इवेजन और कस्टम ड्यूटीज को लेकर भारत सरकार की तरफ से चीनी कंपनियों पर लगाई गई लगाम के कारण ओप्पो के लिए काफी परेशानी हुई। बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ था, जिसके चलते चीन की बीबीके ग्रुप यानी जो कि ओप्पो और वीवो दोनों मोबाइल फोन्स की कंपनी है जो उसे ओन करती है, उस पर कमान कसी गई। गलवान क्लैश में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद देश में चीनी कंपनियों को लेकर खूब विरोध हुआ, जिसके चलते वीवो को आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
खैर, ओप्पो ने जब बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप से हाथ खींचा तो ये डील जुलाई 2019 में पहुंची बायजूस के पास। बीसीसीआई और बायजूस के बीच बायलैटरल और आईसीसी स्पॉन्सर्ड मैचेस को लेकर भी उसी अमाउंट में डील हुई जो ओप्पो के साथ हुई थी। ये डील 3 साल के लिए तय की गई थी, लेकिन बायजू की गाड़ी भी बीसीसीआई से जुड़ने के 2 साल बाद ही पंक्चर हो गई। हुआ ये कि दिसंबर में बीसीसीआई ने बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। यह शिकायत एनसीएलटी के पास की गई थी। एनसीएलटी माने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल कंपनियों के दिवालियापन से जुड़े मामलों में कानूनी फैसले लेती है। बीसीसीआई ने भी कंपनी के दिवालिया होने की शिकायत की थी। बताई गई वजह यह रही कि स्पॉन्सरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में हुई 158 करोड़ रुपए की फेलियर। 6 महीने के अंदर ही एनसीएलटी ने मामले पर कार्रवाई की, जिसके बाद स्पॉन्सरशिप बायजूस के हाथ से निकल गई। इसके बाद नंबर आता है ड्रीम 11 का। जुलाई 2023 में इंडियाज बिगेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म कही जाने वाली ड्रीम 11 ने 3 साल के लिए बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट 358 करोड़ रुपए में तय हुआ, लेकिन डील होने के 6 महीने बाद ही ड्रीम 11 का भी वही हाल हुआ जो बाकी के स्पॉन्सर्स के साथ हुआ था। क्या हुआ? सरकार ने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया। इस फैसले के चलते ड्रीम 11 पर काफी ज्यादा टैक्स लगता और उसकी प्रॉफिट अफेक्ट होती। ऊपर से एड में इतना खर्च किया जा रहा था, इससे प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगी। ड्रीम 11 का प्रॉफिट कम और खर्च ज्यादा होने लगा। थोड़े ही समय बाद टैक्स अथॉरिटीज ने ड्रीम 11 पर 1200 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी का आरोप लगाया। हालांकि सितंबर 2023 में ड्रीम 11 ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और दावा किया कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो कौशल आधारित खेल यानी कि गेम ऑफ स्किल पर है, न कि गैम्बलिंग यानी जुए पर है। इसलिए एक्शनेबल क्लेम्स पर लगने वाला जीएसटी ड्रीम 11 पर लागू नहीं होना चाहिए, ये उनकी अपील थी। अब एक्शनेबल क्लेम क्या है? इसको आसान भाषा में आप इंश्योरेंस क्लेम या लॉटरी के पैसों का क्लेम समझ सकते हैं, जिसे पाना तो आपका कानूनी अधिकार होता है, पर उसके लिए आपको दावा करना पड़ता है। ऐसे क्लेम्स पर सरकार ने 28% जीएसटी का प्रावधान लगाया है। लेकिन ड्रीम 11 तो खुद को गैम्बलिंग से अलग होने का दावा करती है और इसलिए वो सरकार से इस जीएसटी को खुद पर लागू न करने की दलील देती है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अपने तय समय यानी कि 2026 तक ये स्पॉन्सरशिप जो है ड्रीम 11 की वो चलती रहेगी। अगर कोई बड़ा निर्णय बीच में आ जाता है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है, नहीं आता है तो ये अपने तय समय तक चलती रहेगी। इसके बाद ये तय होगा कि दोबारा से ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप देनी है या नहीं देनी है। और तो और अगर इस समय से पहले ड्रीम 11 पर कोई बड़ा एक्शन हो जाता है तो इसके स्पॉन्सरशिप को बाकियों के जैसे ही बीच में भी खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले की कंपनियों के साथ होता रहा है और हमने आपको बताया भी है। कुल मिलाकर एक संयोग ये देखा जा रहा है कि जो भी कंपनियां बीसीसीआई के स्पॉन्सर बनी उनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी कंपनी का बीसीसीआई को स्पॉन्सर करना क्या घाटे का सौदा है? ओप्पो, वीवो जैसी चीनी कंपनियां देश की राजनीतिक और कानूनी बदलाव से प्रभावित हुई। सहारा और बायजूस जैसी कंपनियां गलत व्यापारिक फैसलों और अनियमितताओं से प्रभावित हुई। तो वहीं ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को सरकारी नीतियों या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ऐसे में अकेले बीसीसीआई को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। हालांकि भारतीय क्रिकेट की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के कारण कई बड़े ब्रांड्स अब भी इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बीसीसीआई का स्पॉन्सर बनने के बाद उन सभी कंपनियों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर कोई भी विवाद हुआ तो कंपनी की इमेज और उसके बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है, जैसा बाकियों के साथ हुआ। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या बीसीसीआई की हाई स्पॉन्सरशिप अमाउंट ही इनके लिए घाटे का सौदा बन जाती है, या फिर बीसीसीआई के साथ ही कुछ ऐसा ग्रह दोष है कि जो भी इसे स्पॉन्सर करती है उसकी लुटिया डूब जाती है? कमेंट करके आप अपनी बात हमें जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।